दोस्तों, एक कहावत है, अगर प्यार शौक़ से और ज़रूरतों के लिए पूरा किया जा रहा है तो समझ लो एक दिन ऐसे अपराध को जन्म देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, कुछ अपने सपने सजोती है, उसी सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा कर्म कर जाती है जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के अब चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या कारण था, आखिर क्या हुआ इस घटना में? आप इस घटना में हुए सारी एक एक बात की जानकारी के लिए इस क्राइम स्टोरी की वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते आज जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना ठीक मुंबई में हुई, घटना ठीक मुंबई का ही है। उपनगर अधेरी पड़ता है, उसी का पड़ोस इलाका पड़ता है जिसके अंतर्गत एक थाना लगता है पवई। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 10 नवंबर का ही। अब वही लगभग जैसे ही दोपहर का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त इधर पवई थाने से लगभग कुछ दूर पर एक जाना माना बीहड़ जंगल पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक जाना माना कस्टम कॉलोनी भी आता है। उसी के अंतर्गत जाना माना एक संजय कॉलोनी के जंगल घनी है। वहीं पर कुछ व्यक्ति मौके पर जैसे गुजर रहे होते हैं जंगल की तरफ है, तो देखते एक खाई है लगभग 8 से 10 फीट गहरा। अब उसी खाई में कुछ है, उनको अनहोनी सी आशंका हो जाती। तभी नज़र मारते देखते हैं कि उसी खाई में एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से बिन कपड़े के वहाँ पड़ी हुई है। अब नज़ारा देख कर लोग वहाँ सनस रह जाते। तभी उसी में से एक व्यक्ति इसकी जो सूचना होता है अब पवई थाने में दे देता है। पवई थाने के इधर सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं अब मुल्ला जी। अब जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, लिखित लेते हैं। लेने के बाद टीम लेकर ठीक जो होता है अब निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ दूर पर ही संजय गांधी नेशनल पार्क होता है और उस पार्क में काफ़ी सारे जंगली जानवरों का ही पहरा होता है। और उस जंगल में किसी बाहरी व्यक्ति का शामिल होने का आर्डर भी नहीं है। तो पुलिस की टीम समझ जाती कि हो सकता है कोई जंगली जानवर को किसी ने शिकार बनाया होगा, कोई जंगली जानवर। ये सब पुलिस जब पहुंचती नज़र मारती है, गड्ढे में देखती है एक महिला की डेड बॉडी बिन कपड़े के वहाँ पड़ा हुआ है और काफ़ी ख़राब स्थिति में होता है। चेहरा पूरी तरह से जला फला होता है। पुलिस की जो टीम होती कैसे ना तैसे कर कर अब गड्ढे में से बॉडी को जब बाहर निकलवाती है तो लोग देखते सनस रह जाते हैं, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उस तरीके से बॉडी का निरीक्षण करती है और सबूत इकट्ठा करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन इधर जो होता उस महिला के नाम के लिए अब शिनाख्त के लिए कोई सबूत नहीं मिल पाता है। काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, लेकिन कोई शिनाख्त जब नहीं कर पाता, पुलिस की जो टीम होती है फ़ोटो शूट करवाती है। अब उसी उपनगर के इलाके में जितने भी थाने होते हैं, पुलिस की टीम उस फोटो को उन थानों में सर्कुलेट करवाए, ताकि कोई भी अगर महिला के गुमशुदा का मुकदमा, कहीं किसी लड़की की गुमशुदा का मुकदमा थाने में दर्ज हो जिसकी उम्र लगभग अब इधर 28 साल के आसपास हो, तो उसके बारे में जानकारी दिया जाए। और पुलिस की जो टीम होती है उधर सारी औपचारिकताएं पूरी करती है और फिर जे अस्पताल में बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत जो होता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस कमिश्नर हिमांशु राय जो होते हैं उसी वक्त एक्शन में आते हैं। सबसे पहले उनके सामने यही चैलेंज बन जाता है कि जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं होगा तब तक हम हत्यारे तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए पुलिस जो टीम होती है वहाँ 4 टीम गठित करती है और चारों जो टीम होती है अलग अलग तरीके से लग पड़ जाती है। एक टीम जो होती है निकल जाती है, घटनास्थल पर दोबारा रिसर्च करती है। एक टीम जो होता है उस इलाके उस एरिया में लगे हुए जितने भी CCTV फुटेज होते हैं उनकी निगरानी करना शुरू कर देती है। और तीसरी जो टीम होती है अब जितने पास नज़दीकी थाने होते हैं उसमें पहुँच जाती है। किसी लड़की की गुमशुदा का मुकदमा किसी थाने में तो लगभग 3 से 4 दिन पहले दर्ज तो नहीं है। और चौथी जो टीम होती है वह पहुंच जाती है उस इलाके में कुछ मुखबिरों को अलर्ट करने के लिए। चारों की चारों जो टीम होती लग पड़ जाती है। पुलिस की जो टीम होती काफ़ी मेहनत करती है इधर अपने हिसाब से। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता तो उसी वक्त एक टीम जो होता सीधा का सीधा पहुँच जाती है अब बनराई थाने में। तो वहाँ थाने में यही पता चलता है कि जो गोरेगांव ईस्ट है या थाना इसी के अंतर्गत आता है, तो इसी थाने में एक घटकोपर की अमृतसर नगर कॉलोनी भी पड़ता है। उसी कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र कुमार राजपत होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदा का मुकदमा जो होता है 10 नवंबर को आकर शाम के टाइम में
दर्ज करवाया था, जिसका नाम होता है अब विभूति, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। उसी वक्त क्राइम ब्रांच की टीम भी वहाँ मौजूद हो। क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है उसी वक्त फ़ोन कर देती है और राजेंद्र कुमार इधर संपत पास, और जैसे ही राजेंद्र कुमार संपत खबर पाते हैं तो इधर जो होता है खुद अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं, क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच जाते हैं। क्राइम ब्रांच टीम में जब इधर राजेंद्र कुमार संपत से पूछताछ किया जाता है, वह कहने लग जाते कि साहब हाँ, हमारी एक बेटी है जिसका नाम विभूति, जिसकी उम्र लगभग यही 28 साल के आसपास है। साहब पास जो होता है मौके पर ईस्ट गोरेगांव है, उसी में एक ऑफिस है, वहीं जाकर मौके पर काम किया करती थी। सुबह निकलती, शाम को घर वापस ज़रूर आ जाया करती थी। लेकिन साहब जो नवंबर का दिन होता है उस दिन सुबह तो निकली थी, लेकिन साहब अब 4 बजे के आसपास का टाइम हो जाए, लेकिन हमारी जो बेटी होती है विभूति घर वापस लौट के नहीं आती है। और साहब हम फ़ोन भी करते हैं लेकिन फ़ोन बंद बता देता। अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए साहब उसके सहेलियों के पास भी कॉल करते हैं, लेकिन साहब विभूति का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। और हम साहब थका हारा आकर इसी थाने में पवी वाले में 10 तारीख को गुमशुदा का मुकदमा भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब भी हमारी बेटी के बारे में कुछ अता पता नहीं चला है। और तभी वहाँ क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है उसी वक्त पवई थाने में लेकर राजेंद्र कुमार संपत को पहुंचती है और एक टीम लेती है, अब जे अस्पताल पहुंच जाती है। जे अस्पताल में जैसे ही बॉडी को बाहर निकाला जाता है, जो ठीक 10 नवंबर को ही इधर ठीक मिला हुआ था कस्टम कॉलोनी के बगल जो जंगल है उस गड्ढे में। अब बॉडी को जैसे बाहर निकाला जाता तो बॉडी को देखते राजेंद्र उस समय शिनाख्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चेहरा ख़राब हो चुका होता है। बॉडी के कई हिस्से जो होते हैं अलग अलग तरीके से ख़राब हो चुके होते हैं, लेकिन दाहिने अंगुली में जो होता है अंगूठियाँ होती है, उस अंगूठी को जैसे ही राजेंद्र कुमार रंपत देखते करने लग जाते कि साहब यह कोई और नहीं है, यह हमारी अपनी कलेजे की टुकड़ी साहब विभूति है। अब शिनाख्त होने की वजह से वहाँ पर जो कस्टम अधिकारी होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं हिमांशु राय की दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो अज्ञात डेड बॉडी का तो शिनाख्त तो हो गया। अब चैलेंज जो होता है पुलिस की जो टीम होती है उस समय अब स्वीकार करते हुए अब अपने नए केस में लग पड़ जाती है। इधर पुलिस की टीम पूछने लग जाती है राजेंद्र आपकी बेटी के साथ इस तरह का कारनामा कौन कर सकता है। यहाँ पास सुनते राजेंद्र उस समय कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी बड़ी सीधी सादी वह फैशनी डिजाइनिंग की दुनिया में पूरी तरह से अंधे लगी हुई पड़ी हुई थी और उसी के लिए वह नौकरी करने के लिए जाती थी। साहब उसका किसी से लेना देना कुछ नहीं है, हमारी इकलौती बेटी है साहब, उसके अलावा हमारे घर में और कोई नहीं है, बस उसकी अपनी माँ है। उसी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उसी की कमाई से कुछ पैसे आते तो घर का खर्चा वर्चा चल पाता था। सारी बात सुनते हैं, आखिर पता यही चलता कि आखिर जो होता है राजेंद्र कुमार को अपनी बेटी हिमांशु के कुछ करीबी को नाम निकल के सामने ला लेते हैं, तो पता चलता है कि इधर कई बार फ़ोन पर बात करते हुए अपनी बेटी को देख चुके हैं। पुलिस को टीम जैसे ही इतनी बड़ी थोड़ी बहुत सुराख हाथ लगती है तो उसी वक्त पुलिस की टीम कैसे रहता है से कर अब इधर जाकर हिमांशी की अब मोबाइल नंबर ले लेती है, और जैसे ही लेती तो उसी वक्त विभूति के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है। और जब उसका मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला पता चलता है कि ठीक 9 और 10 नवंबर के बीच जो होता है इधर विभूति के मोबाइल नंबर पर एक मोबाइल नंबर के द्वारा बार बार कॉल किए जा रहे थे और कई बार कॉल किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में लगभग 2 साल का बैकग्राउंड देखती तो पता चलता है कि दिन में कई बार जो होता विभूति है और कभी कभी उस युवक के द्वारा कॉल किए जा रहे होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है उसके बारे में जानकारी लेती हुई पता करती है कि जो बिले पालू जो हुई एक जाना माना कष्टी इलाका है, उसी इलाके का रहने वाला गरुआ जो मोहल्ला पड़ता वहीं का गौरव बरुआ है। अपोज की टीम जैसी खबर पाती है तो उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता पहुंच जाती है गौरव बरुआ के पास, उसके ही घर से कस्टडी में लेती है। और जब थाने पहुंचती है तो उसी के सामने जो होता है सीधा का सीधा निकाल कर इधर विभूति का मोबाइल नंबर रख दिया जाता है और लास्ट लोकेशन निकाल के जब रखा जाता है तो पता चलता लास्ट लोकेशन के साथ गौरव बरुआ का भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो रहा होता है। इसीलिए पुलिस की टीम को देखते हुए बिना किसी हीड़ा हवाली के अब गौरव जो होता है विभूति की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो कहानी जो सच्चाई बताते सुनने के बाद हर किसी का जो कलीजा होता है वह हिल्स आ जाता है। असल में जो गुजरात है उसी का जाना माना शहर है, 2 नगरी है। अब सूरत उसी शहर का रहने वाले होते हैं। अब दिली बरुआ, उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनका भी एक अपना इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम होता है गौरव बरुआ।
गौरव बरुआ जब बहुत ही छोटा होता है तो उसी वक्त दिलीप बरुआ जो होते हैं अपने परिवार को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब मुंबई चले आते हैं। और मुंबई जब आते हैं तो कुछ उनके यार दोस्तों की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है और व्यवसाय में रमधम जाते हैं और व्यवसाय के बारे में सारी जानकारी लेते हुए खुद फैसला लेते हैं और खुद वहाँ व्यवसाय करना जब शुरू कर देते हैं तो उसी व्यवसाय की वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आना जब शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी साल पहले पुश्त पहले जो होता है वहाँ जाकर जो ब्रजेपाल जुहू स्कीम इलाका है उसी जैसे इलाके में जाकर खुद का एक बंगला छोटा सा ले लेते हैं और फिर उसी बंगले में जब रहना शुरू कर देते हैं तो उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं क्योंकि वह जो एरिया होता है वह उस एरिया का जाना माना वह इलाका होता है क्योंकि वहाँ से ठीक कुछ ही दूर पर जो अमिताभ बच्चन गुलशन ग्रोवर और साथ में जो होता है अमरीश पुरी जैसे जाने माने हस्तियाँ रहा करते थे। वह पॉश इलाका होने के नाते जो होता है उस इलाके में उनका काफ़ी रुतबा बन जाता है लेकिन धीरे धीरे उनका जो व्यवसाय होता है जम सा जाता है। लेकिन अचानक दिलीप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके सारे व्यवसाय की जो जिम्मेदारी होता है इधर गौरव की जो अपनी माँ होता है उनके ऊपर आ जाता है। अपनी जिम्मेदारी को संभालती हैं। संभालने के बाद अपने बेटे को अब पढ़ाई पर फोकस करवाना जब शुरू कर देती थी पास जो होता है एक कॉलेज होता है उसी कॉलेज में बीएससी के लिए अब गौरव जो होता है लग पड़ जाता कोर्स पूरा करता है और जब कोर्स पूरा करता है उसी वक्त इंटरव्यू बैरिस्टर का काम भी करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चल पड़ जाती है। और इधर व्यवसाय में रमधम जाने की वजह से इधर गौरव की माँ को यही लगता है कि हमारा बेटा पूरी तरह से अपनी दुनिया में रमधम चुका है जिसकी वजह से सोच लेती हैं घर में अगर बहू आ जाए तो घर और रौनक में आ जाए। ये सब सोच साच कर गौरव के लिए अब लड़की की तलाशी करती मेहनत करती बड़ी जल्दी लड़की मिल जाती। गौरव अपनी खूबसूरत पत्नी को पाता है अपनी ज़िंदगी में रमधम जाता है। कुछ वक्त बीतता साल बीतते लेकिन इसी बीच गौरव को लगने लग जाता कि हमने शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि जो पत्नी होती है गौरव के बातों को तू तड़ाका जवाब देने की वजह से गौरव परेशान हो जाता है। इसी बात को लेकर घर में पति पत्नी के बीच कलह बन जाता है और एक दिन खुद फैसला लेती है गौरव को पत्नी हमेशा हमेशा के लिए तलाक देकर अपने ही अब मायके चली जाती है और गौरव जो होता है अपनी दुनिया में अपने व्यवसाय में रमधम जाता है। ज़िंदगी चलता है खूबसूरत तरीके से। गौरव भी अपनी पत्नी को अपनी उस महिला से नफरत भरे जीवन को स्वीकार कर लेता है। लेकिन घटना से 2 साल पहले जो होता है गुजरात से लौटते वक्त जो होता है इधर ट्रेन में अपनी ही सीट पर बैठते हुए जो होता है कुछ मोबाइल में देखे जा रहा होता है। तभी उसकी जो नज़र होता है सामने वाली सीट पर पहुंचता तो एक महिला होती है जो अपने सूट कोष को एडजस्ट करने के लिए बार बार जगह देखती है लेकिन जगह जब नहीं मिल पाता तो उस महिला के चेहरे पर इधर चिड़चिड़ाहट आ जाता है और गौरव की नज़र उस महिला के ऊपर पड़ता है तो उसके चिड़चिड़ाहट को देख कर वह समझ जाता कि यह महिला काफ़ी परेशानी में जिसकी वजह से वहीं गौरव बोल देता है कि मैडम जी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आपका सूटकेस हम अगर एडजस्ट कर दें क्या कोई आपको दिक्कत है। अब वह जो महिला होती है जैसी आप बात सुनती है सुनने के बाद तुरंत उसी समय अब टुनटुनाते हुए बोल पड़ती है कि हाँ अगर आप थोड़ा बहुत हमारा हेल्प कर दें तो हम बड़ी खुश हो जाए। यह बात जैसे ही गौरव सुनता उसी वक्त मुस्कुराहट में चेहरे को देखता और सूटकेस को एडजस्ट कर देता है तो तरीके से उसी वक्त थैंक बोल देती है। लेकिन थैंक या भाषा जो होता है गौरव समझ जाता है। लेकिन उसी वक्त वह जो महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती, चंचल भी होती, फैशन डिज़ाइन में पहनी हुई होती है, लेकिन बगल वाली सीट पर बैठने की वजह से जब घंटों वक्त बीत जाता है गौरव के मन में लालसा होता बात करने का। उसी वक्त गौरव बोल पड़ता है कि आप मैडम जी जा कह रही हैं और तभी बोल देते कि हम मुंबई जा रहे हैं फैशन डिज़ाइनर की दुनिया में एक ऑफिस में काम करने के लिए, कुछ वहाँ ज़रूरी काम उसी को निपटाएंगे। लेकिन जैसे ही गौरव यह बात सुनता करने लग जाता है कि हम भी मुंबई के ही रहने वाले हैं, हम भी अपने ही शहर सूरत से लौट रहे हैं, मुंबई के लिए जा रहे हैं। यह बात जैसे ही आप दूसरी तरफ सुनते उसी वक्त करने लग जाती है कि आप तो बहुत ठंड बन के रह रहे हैं, आप लग रहा किसी रहीस इलाके के रहने वाले। तो उसी समय जो होता है अपने बारे में बिरजेपल्ला जो स्कीम इलाके के बारे में अपनी बंगले के बारे में जानकारी जब देता है तो उसी समय अब कहने लग जाती है कि हम भी उसी इलाके में जा रहे हैं। यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त नाम पूछ लेता, तुरंत विभूति नाम बता देती है और दोनों के सामने जब नाम आता है दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं तो विभूति कहने लग जाती कि आपका तो बंगला है, आपकी दुनिया अलग है। लेकिन तभी उसी वक्त एहसान दिखाते हुए गौरव यही बात कह देता है कि हमारा बंगला कहाँ था, हमारे पिता की वजह से हमारे पास बंगला नहीं तो हम कहाँ इतने महंगे ले पाते। लेकिन यही शब्द सुनकर विभूति के मन में ख्याल आ जाता है क्योंकि विभूति भी अपनी इकलौती घर में संतान होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी को समझ जिसकी वजह से फैशन डिजाइनिंग की प्रयोग करने के लिए वह मुंबई भी निकल जाती है। लेकिन जब मुलाकात होता है दोनों एक दूसरे के दुखों को समझते हैं तो वहीं मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। फिर जैसे बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त जो होता है
एक कार लेकर विभूति के जो अपने पिता होते हैं स्टेशन पे खड़े होते हैं, लेकिन सूटकेस उठाता है खुद इधर गौरव लेकर जाकर वहीं रख देता, फिर उधर थैंक बोल देती है। लेकिन जैसे ही घर लौटता है तो उसकी आंखों के सामने हर वक्त वह युवती आने लग जाती है। लेकिन उसी दिन से औरत के खिलाफ हुए उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और उसी दिन से विभूति के उसके मन में प्यार हो जाता है। जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता तो मोबाइल देखता तो बार बार सोचता है कि आखिर उस युवती के पास कॉल किया जाए, लेकिन कोशिश करता, लेकिन जब कई दिन का वक्त बीत जाता कॉल मिला ही देता। दूसरी तरफ विभूति के मन में भी लालसा लगी होती है गौरव से मुलाकात करने, बात करने के लिए, जिसकी वजह से जैसे ही कॉल को रिसीव करती उसी वक्त चिड़चिड़ाहट आ जाता है, मैं पे खिलखिलाहट आ जाता है। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती है। फिर यही सिलसिला जो होता है धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के जीवन के बारे में समझ लेते हैं। विभूति को पूरी तरह से ज्ञात हो जाता है। भले ही ऑलरेडी शादीशुदा गौरव है, लेकिन घर का रईसाना, अगर शादी हमारी उसके साथ हो जाए तो हमारी ज़िंदगी 4 चाँद पहुँच जाए और सारे सपने पूरे हो जाए। ये सब सोच साच कर विभूति बराबर अब जो होता है गौरव से लगाव रखना शुरू कर देती है। और गौरव का अपना जो बंगला होता है उसी के नीचे उसका खुद का एक ऑफिस होता है। हम उस ऑफिस में कभी कभी जो होता है विभूति को फ़ोन कर इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के विभूति तुरंत मौका पाते वहाँ पहुँचते। लेकिन इसी बीच दोनों एक दूसरे के दुखों को समझते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ बराबर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि विभूति अपने जीवन के रहस्य को वहाँ शेयर कर देती है और फिर इसके बाद विभूति सारे जीवन को समर्पित करते हुए रिश्ते को अंजाम दे जाती है। अब यह सिलसिला बराबर चलता है, चलते चलते लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। जब मन होता गौरव फ़ोन कर देता, अपने ही बंगले के उसी क्वार्टर बुलाता, फिर रिश्ते को अंजाम देता। लेकिन इसी बीच विभूति सोच लेती है कि अगर हम अर्धांगिनी बन के रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, बंगले की रानी बन जाएगी। ये सब सोच साच कर शादी की जब बात रखती है तो रखने के बाद उसी समय तुनका मार कर कहने लग जाता है कि समय आएगा कर लेंगे। लेकिन बार बार जब दबाव देखता है गौरव उसी समय समझ जाता कि पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन उस वक्त मीठी मीठी बातों में लेता, लेकिन उसी वक्त विभूति भी समझ जाती है कि अब गौरव हमारा पूरी तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया है। विभूति एक बात यही कह जाती है कि जब तक हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक रिश्ते नहीं पनपेंगे। अब इस तरह की जानकारी जब गौरव को लगता है तो लहरने के बाद गौरव पूरी तरह से अब संबंध के लिए ललायत सा हो जाता है, जिसकी वजह से गौरव अब विभूति के सामने बार बार वादा करता है। लेकिन विभूति अब बात पर यही रट्टा लगा के बैठ जाती कि जब तक शादी नहीं तब तक रिश्ते नहीं। इसी बात को लेकर अब जो था हर पल अपने मन में पूरी तरह से अब गौरव विभूति को पाने के लिए हर खंड में अपनाता है, लेकिन उसका हर पैतरा उसके सामने फेल भी पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही अब 9 नवंबर साल 2013 का वक्त होता है तो उसी वक्त अब सुबह के टाइम तो निकलती है, निकलने के बाद सीधा का सीधा जो होता है उस बंगले पर पहुंच जाती है जिस बंगले पर उसका अपना मालिकाना हक होता है। लेकिन जैसे ही पहुंचने के बाद और गौरव समझता है कि हमारी मां ना आ जाए, जिसकी वजह से उसी वक्त कार में लेता और लेने के बाद निकल जाता है। वहाँ गाड़ी में बैठता, फिर वहीं 4 बातें होते हैं, होने के बाद वहाँ जो होता रिश्ते की मांग करता है, लेकिन विभूति इनकार कर जाती है। तो गौरव यही बात कहता है कि ठीक है जो होगा तो शादी के बाद होगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया उजड़नी नहीं चाहिए। अब विभूति यह बात जब सुनती है उसको बड़ी राहत भरी महसूस हो जाता कि चलो शादी होगा। और फिर कैसे न तैसे कर और गौरव विभूति को अपने कब्जे में लेता, फिर कार बैठाता, फिर अपने ही बंगले पर पहुंचता है। और जैसे ही कमरे में जाता तो माहौल देखकर उसके मन में संबंध बनाने की लालसा जाग जाती है। और वहीं जैसे विभूति के सामने रिश्ते की मांग करता, विभूति इनकार कर नहीं, जब तक शादी नहीं तब तक रिश्ते। इसी बात को लेकर गौरव के अंदर खुन्नस बैठ जाता है और गौरव अपने दोनों हाथों से वहीं बड़े बेरहम तरीके से विभूति को इस दुनिया से जुदा कर देता है। लेकिन जैसे विभूति इस दुनिया से जुदा होती है तो उसी वक्त गौरव के सामने एक ऐसा हंस आता है जिसे देखकर वह फांसी के फंदे पर सपने को सजाना शुरू कर देता है। उसी वक्त अब इस कांड को छुपाने के लिए तौर तरीके से चाल चलता है और एक बॉक्स लेता है। उसी बॉक्स में जो होता है विभूति की बॉडी को डंप करता है, फिर अपने कार में डालता है और फिर डालने के बाद ठीक जो होता लेता है। रात को जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त कस्टम जो कॉलोनी पड़ता है उस इलाके में कार लेकर जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि जंगल का जो एरिया है यहाँ किसी का आने जाने का साधन नहीं है। और वहीं 8 फीट गड्ढा देखता, फिर उसी में ले जाकर युवती की बॉडी को डंप कर देता, फिर उसी के ऊपर केरोसिन लगाता है और फिर आग के हवाले कर देता। फिर वहाँ से आराम से अपने घर के लिए निकल जाता। वह सोच लेता है कि अब इस बला लड़की से, इस दुनिया से छुटकारा मिला। लेकिन वाकई में पुलिस के सामने जब यह सच्चाई गौरव रखते हैं उनका पुलिस की टीम हिल्स आ जाती। पुलिस की टीम गौरव को अपने कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में गौरव के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जैसा को पीछे डाल भी दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।